सभी साथियों को भाई राम राम। मैं सत्यम कुमार स्वागत करता हूं फिर से अपने YouTube चैनल सत्यादि विजय क्लासेस पर। साथियों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में प्रेजेंट पास्ट के पार्ट्स के बारे में पढ़ाया और पास्ट की ही चर्चा मैं कर रहा था, उसी के क्रम में आगे चलते हुए आज मैं अपने इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में आपको बताने वाला हूं और पास्ट परफेक्ट टेंस के संपूर्ण कॉन्सेप्ट से आपको रूबरू करवाऊंगा। तो साथियों, आइए देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, क्या कहते हैं इसे हिंदी में। तो भैया, पास्ट परफेक्ट टेंस को हिंदी में भूतपूर्व काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूतपूर्व काल। इस टेंस की सबसे खास विशेषता यह होती है साथियों कि इसमें जो भी वाक्य हमें देखने को मिलेगा वो भूतकाल में, मतलब कि बीते हुए समय में पूरा मिलेगा। कैसा मिलेगा? पूरा मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक लिखा कि राम स्कूल जा चुका था, तो मतलब राम जो स्कूल गया वह बीते हुए समय में उसने अपना काम जाने का पूरा कर लिया है। तो मेरे कहने का बिल्कुल मतलब साफ है कि जो भी काम हमें देखने को मिलेगा वो बीते हुए समय में पूरा मिलेगा। जैसे हर टेंस के अंदर हमें 3 पार्ट्स पढ़ने को मिलते हैं, वैसे इसमें भी मुझे 3 पार्ट्स पढ़ने को मिलेंगे। क्या होगा पहला सेंटेंस कि पहला वाक्य क्या होगा? अफर्मेटिव पढ़ेंगे, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव। इसी के साथ इस टेंस का मैं समापन करूंगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसकी हम पहचान देते हैं। आखिर इसकी पहचान क्या होती है? इस टेंस को हम वाक्यों में पहचानेंगे कैसे जानेंगे कि यह टेंस पास्ट परफेक्ट का है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस या पास्ट इंडेफिनिट, कैसे जानेंगे? तो सबसे पहले इसकी जो पहचान होती है वह यह होती है कि जिस वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, खाया था, पिया था, नहाया था, धोया था, कुछ भी आ जाए, ऐसे वाक्यों को हम पास्ट परफेक्ट टेंस की श्रेणी में रखते हैं। क्या बोला कि जिस वाक्य की मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, खाया था, पिया था, नहाया था, धोया था, कुछ भी आ जाए, ऐसे वाक्य आ जाए, हम उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस की श्रेणी में रखकर अनुवाद करते हैं। इसके अंदर जो हमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलता है वह होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस? तो आइए जानते हैं कि रूल नंबर 1 में मैंने बताया कि ही सीट तथा एक वचनकर्ता के साथ तथा आई भी युद्ध तथा बहुवचनकर्ता के साथ जो हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं वह क्रिया के हेड का प्रयोग करते हैं। वह क्या करते हैं? हेड का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2 में मैंने बताया कि जो भी मैं मुख्य क्रिया लगाऊंगा वह सदैव क्रिया की तीसरी अवस्था लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? क्रिया की तीसरी अवस्था लगाऊंगा। रूल नंबर 4 वही पुराना रूल्स, मैंने बताया कि वाक्य के अंत में भैया फुल स्टॉप को लगाना मत भूलिएगा। वही सेम टू सेम मैंने यहाँ भी लिख दिया। फार्मूले में मैं क्या बताता था कि सबसे पहले वाक्य का कर्ता लिखो, कर्ता के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया लगाओ, फिर क्रिया की तीसरी अवस्था बोला है, क्रिया की तीसरी लगाओ, ऑब्जेक्ट लिखो, अन्य शब्द लिखो और लास्ट में फुल स्टॉप लगाकर वाक्य का समापन कर दो। इसी के साथ मैं एक एग्जाम्पल की ओर अपनी ओर आगे बढ़ता हूं और मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि राम स्कूल जा चुका था। यहाँ पर कर्ता कौन है? राम। कौन जा चुका था भाई? राम जा चुका था। इसलिए मैं सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखा राम, फिर बोला सहायक क्रिया लगाओ, मैंने लगा दी सहायक क्रिया हेड, फिर बोला जा चुका था। जाना की क्रिया क्या होती है? गो, और गो का जो थर्ड फॉर्म होता है भैया वो क्या होता है? गो, वेंट, गॉन। क्या होता है? गॉन। इसलिए मैं यहाँ क्या लिख दूंगा? गॉन। फिर लगाया टू, कहाँ जा चुका था? स्कूल जा चुका था, इसलिए मैं स्कूल लिख दिया और वाक्य में फुल स्टॉप लगाकर अन्य शब्द आया नहीं था, इसलिए इस वाक्य का क्या कर दिया? समापन। सेम टू सेम साथियों, सेम टू सेम ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंस है, बस फर्क इतना है यहाँ पर नॉट लग जाता है, पूरा रूल्स वही, ये नेगेटिव्स का बन जाता है। नेगेटिव सेंटेंस सेम टू सेम। नेगेटिव सेंटेंस क्या? जिस वाक्य से नकारात्मक का ज्ञान होता है नकारात्मक वाक्य कहलाता है, या किसी वाक्य के बीच में नहीं शब्द आया हो वह नेगेटिव सेंटेंस है भाई। एक सिंपल सी डिफिनेशन, जिस वाक्य में नहीं शब्द आ जाए वह नेगेटिव सेंटेंस होता है। वही नेगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव की सेंटेंस की तरह सेम टू सेम पूरा का पूरा वही रूल्स,
कि ही सीट तथा एक वचन कर्ता के साथ आई बी यू देता था बहुवचन कर्ता के साथ जो सहायक क्रिया हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लगाएंगे वह हैड नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? हैड नॉट का प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 2 में मैंने बताया कि क्रिया की सदैव हम तीसरी अवस्था करेंगे, चाहे वह अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो। रूल नंबर 3 में मैंने बताया कि वाक्य के अंत में हम भैया फुल स्टॉप को लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। वाक्य के अंत में हम फुल स्टॉप को लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। फिर मैंने अपने फार्मूले में बताया कि सबसे पहले वाक्य का कर्ता लिखिए, कर्ता के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया लिखिए। फिर भैया नॉट आया है, अब तो कर्ता के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया, फिर नॉट, फिर क्रिया की तीसरी अवस्था, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अन्य शब्द लिखकर वाक्य का समापन कर दीजिए। अगर यही एग्जाम्पल, ये अफर्मेटिव का एग्जाम्पल नेगेटिव में आता तो आप क्या करते? राम स्कूल जा चुका था, अब मैं बोलूं कि राम स्कूल नहीं जा चुका था। राम स्कूल नहीं जा चुका था, अब नहीं आ गया, कुछ नहीं, सहायक क्रिया के बगल नॉट लगा दो, पूरा का पूरा वाक्य सेम टू सेम रहेगा और इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस का भी समापन हो जाएगा। अगर अफर्मेटिव आ गया तो नेगेटिव कोई रोक नहीं सकता आपको आने से, इसलिए मैंने बताया कि सहायक क्रिया के बगल तो सिर्फ नॉट लगाना है और कुछ नहीं चेंज करना। अब आगे इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है या उसकी पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में अगर भैया ये मार्क दिख जाए, ये क्वेश्चन मार्क हम कहते हैं इसे, अगर ये दिख जाए तो जान लीजिए कि भैया वह प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसके अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हमें दो कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर हमें दो कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलते हैं। पहला कॉन्सेप्ट होता है क्या शब्द से प्रारंभ होने वाले वाक्य, और दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलेगा कि बीच में आने वाले प्रश्नवाचक शब्द, बीच में आने वाले प्रश्नवाचक शब्द। इन दो कॉन्सेप्टों के अंदर जो हमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिला वो होता है क्या शब्द से प्रारंभ होने वाले वाक्य। यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हुआ हो तो उस क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, बल्कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया हेड को लिखते हैं, फिर कर्ता लिखते हैं, फिर यदि वाक्य में नहीं शब्द आया हो तो नहीं शब्द की अंग्रेजी नॉट लिखते हैं, क्रिया की तीसरी अवस्था लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, अन्य शब्द लिखकर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह को लगाना बिल्कुल नहीं बोलते हैं। मैंने अपने फार्मूले में भी यही बताया कि सबसे पहले वाक्य में भैया सहायक क्रिया लिखो कर्ता के अकॉर्डिंग, फिर कर्ता लिखिए, नॉट लिखिए, क्रिया की तीसरी अवस्था ऑब्जेक्ट अन्य शब्द लिखकर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। दूसरे कॉन्सेप्ट में मैंने बात की कि बीच में आने वाले प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है, बीच में आता है जब कोई प्रश्नवाचक शब्द। तो भैया एकदम वेरी से सिंपल सा तरीका कि मैंने अपने फार्मूले में बताया कि सबसे पहले यदि प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहां और कैसे इत्यादि शब्द आए हों तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, फिर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया हेड लिखते हैं, फिर कर्ता लिखते हैं, फिर यदि वाक्य में नहीं शब्द आया हो तो नहीं शब्द की अंग्रेजी नॉट लिखते हैं, फिर क्रिया की तीसरी अवस्था लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, अन्य शब्द लिखकर अंततः प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर उस वाक्य का समापन कर देते हैं। इसी के साथ मैं अपने दो कॉन्सेप्टों पे दो एग्जांपल्स अपने देखता हूँ। क्या है पहला एग्जांपल कि क्या कविता बाजार में घूम चुकी थी सिर्फ पहचान हो कि टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस का, वाक्य पूरा हुआ है पास्ट टेंस में, मतलब बीते हुए समय में। अब आइए इसका देखते हैं कि आखिर इसे सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने बताया कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हुआ हो तो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, तो मैं क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखूंगा। कर्ता क्या है? कविता, कविता के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया मतलब हेड। फिर बोला कविता लिख दो, फिर मैंने भैया कविता लिख दिया। फिर बोला वाक्य में नहीं शब्द आया है तो नहीं शब्द की अंग्रेजी नॉट लिखो, नहीं शब्द नहीं आया है इसलिए मैं उसकी अंग्रेजी नहीं लिखूंगा। फिर बोला क्रिया लिखो, क्रिया क्या है? घूमना, घूमना की अंग्रेजी क्या होती है? वॉक, और वॉक का भैया थर्ड फॉर्म होता है वॉक्ड। फिर बोला ऑब्जेक्ट लिख दो, ऑब्जेक्ट क्या है? बाजार में, बाजार में की अंग्रेजी होती है इन मार्केट। अन्य शब्द आया हो तो लिखो, अन्यथा क्वेश्चन मार्क लगाकर वाक्य का क्या कर दीजिए? समापन। दूसरा वाक्य हमें देखने को मिला दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर कि हम घर में बिस्तर पर क्यों नहीं सो चुके थे। यहाँ पर कर्ता क्या है? हम।
तो मैंने बताया कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ और कैसे आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखिए। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द आया क्यों, क्यों की अंग्रेजी मैं लिखूंगा सबसे पहले वाई। फिर बोला कर्ता के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया लगाइए। कर्ता है हम और हम की अंग्रेजी होती है बी, हम की अंग्रेजी होती है बी। लेकिन इस पास्ट परफेक्ट टेंस में जो सहायक क्रिया लगती है वो चाहे एक वचन का कर्ता हो चाहे बहुवचन का कर्ता, उसमें सहायक क्रिया जो लगेगी वो सदैव हैड ही लगेगी। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, हैड। फिर बोला कर्ता लिखो, मैंने कर्ता लिख दिया। फिर बोला नहीं शब्द आया तो नहीं शब्द की अंग्रेजी नॉट लिखो, मैं नॉट लिख दूंगा। फिर बोला सो चुके थे, सोना की अंग्रेजी क्या होती है स्लीप, और स्लीप का जो थर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है स्लेप्ट। क्या होता है स्लेप्ट। फिर बोला ऑब्जेक्ट लिखो, ऑब्जेक्ट क्या है बिस्तर पर, कहाँ सो चुका है भाई बिस्तर पर, बिस्तर पर की अंग्रेजी क्या होती है ऑन द बेड। फिर बोला अन्य शब्द लिख दो, अन्य शब्द क्या आया घर में, तो घर में की अंग्रेजी क्या होती है इन होम या हाउस। फिर बोला लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाकर इसी प्रकार वाक्य का समापन कर दीजिए। ये रहा पास्ट परफेक्ट टेंस का कुछ कॉन्सेप्ट। इसके अंदर हमें जो पहले और बाद वाले कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलते हैं उसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और उसी वीडियो के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस के ट्रांसलेशन का भी समापन होगा। तो मिलते हैं फिर से किसी अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।